हेलो स्टूडेंट्स। अब आप लोगों का सेटल हो गया होगा कि इस बार का सीजीएल मेंस आपको देना है एंड आप जहां तक कोई भी आशा कर सकता है कि आप अपने कमियों को दूर कर रहे होंगे एंड अपने प्रैक्टिस पे फुल्ली कंसंट्रेट कर रहे होंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है, अपने वीकनेसेस को दूर करो और अपने प्रैक्टिस को, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर आप कहीं नहीं झेलते हो। अगर आप मॉक भी बनाते हो ना, तो उसमें भी एक स्थिरता होती है कि ये ओरिजिनल एग्जामिनेशन नहीं है, उसके चलते आप बाय एंड लार्ज स्थिर रहते हो। और वो जो स्थिरता होती है ना, वो आपके पूरे मतलब एक्यूमेन को सामने ला देती है। यही स्थिरता आपके एग्जामिनेशन में खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका ये होता है कि डू एंड डाई सिचुएशन है, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और वो फिर तभी दूर किया जा सकता है मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन में आप स्थिर रहो कि आप अभी के मॉक या अभी के जो घर में टेस्ट देते हो या पेपर्स बनाते हो, उसमें जितना टाइम आपने सोचा है वहां देने को, उससे कम समय यहां दो, क्योंकि वहां समय ज्यादा लगता है, समय यहां कम दो। अगर आप वहां 15 मिनट सोच रहे हो तो यहां से 12-13 मिनट में अपने आप को कवर अप करने की कोशिश करो, क्योंकि वो स्थिरता जब खत्म होगी ना, तो फिर आप हड़बड़ी जब होती है तो ऑब्वियस चीजें भी बहुत सारी नहीं दिखाई पड़ती। हम लोग सेट 7 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं और आप पहले आंसर्स को मैच कर लीजिए। आप अपने आंसर्स को देखिए, आपका कितना सही है। वीडियो को पॉज करना है, पॉज कर लीजिए, जैसा भी है, जो भी काम करना है। अब चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चाहिए होता है एंड इंस्टेंटेनियस में एन के बाद ई का यूज होता है। इंस्टेंटेनियस होता है, ये इंस्टेंट जो वर्ड है उसी का एक और एडजेक्टिव बनता है, तुरंत, क्विक। जाइगेंटिक का मतलब बहुत बड़ा, और अमेजिंग तो जानते ही होंगे, बहुत शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, आप में से कुछ लोगों ने कहा कि सेंटेंस अरेंजमेंट को थोड़ा और स्थिर से और विस्तार से समझाइए। देखिए, आप लोग जो भी आपने जो कहा था, मैं आपको बताता हूं कि देखो, कॉमन एरर के समय में आप सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश नहीं करते, अर्थ समझने की कोशिश नहीं करते, ग्रामर का एरर खोजते हो, तो आपके रीडिंग का हर बार अप्रोच बदलता है। क्यों आप पढ़ रहे हो, सेम अप्रोच को बदलना है यहां पे, वो इसीलिए नहीं समझ में आ पाता कि आपको दो सेंटेंसेस का आपस में पेयर बनाना है, और आपके पास हेल्प तो है। आप देख लो कि 2 सेंटेंस में सी है पहला, एक में डी है और एक में ए है, तो आपको बी नंबर पहला नहीं होगा कि मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी कैन बी सप्लाइड इन गुड पार्ट, ये नहीं होगा। अब आपको ये नहीं होगा तो जरूरी नहीं है कि आपको अपने फर्स्ट सेंटेंस को खोजना ही है, समझिएगा। आप जरा देखो, द कॉजेज ऑफ, आप भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा, मुझे दिखाई पड़ता है, आपको वो देखना है, बस वही खाली करना है। द कॉजेज ऑफ सक्सेस और फेलियर आर डीप एंड कॉम्प्लेक्स, चांस प्लेज अ पार्ट। जो सक्सेस और फेलियर का कारण है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और डीप होते हैं। अब जरा आप ध्यान दो कि आपका अगर सी पढ़ोगे तो आपको इट इज नॉट इजी टू से व्हाई वन मैनेजमेंट इज सक्सेसफुल एंड अनदर इज नॉट। कौन सा मैनेजमेंट, ये आसान नहीं है कहना कि क्यों एक मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और एक मैनेजमेंट नहीं होता है। तो आप जरा देखो कि इससे आपका ए जुड़ा हुआ है कि नहीं, और सी
पहले तो आएगा ही, पहले हम सी रखेंगे क्योंकि उनके फेलियर और कॉजेज का जो कारण होता है वो कॉम्प्लेक्स है। अब सी ए को देखो तो तुम्हारा ये ऑप्शन कट गया, ये बचेगा और ये कट गया, दो कटा ना। और तुम अगर डी को देखो तो डी में ध्यान देना दो चीजें होती हैं, एक पढ़ना और एक ये देखना कि तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन किसका बना हुआ है। तुम अगर डी में देखो, एक्सपीरियंस हैज कन्विंस्ड मी हाउएवर दैट फॉर दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बिजनेस मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। देखो इस सेंटेंस का कनेक्शन बी से है क्योंकि इसमें भी मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है और आपके यहां पे डी के बाद डी के साथ बी नहीं दिया हुआ है, डी के बाद उसने सी दे दिया है। सो मैं ये काट लूंगा, मेरा आंसर यहां बन जाएगा। मुझे ये नहीं देखना था, अगर कंफ्यूजन है कि कौन सा फर्स्ट हो रहा है, कौन फर्स्ट मिल जाए सो मच सो गुड। कोई अपने दिमाग में पर्टिकुलर पैटर्न मत सेट करो कि हम ऐसे ही बनाएंगे, पहला सेंटेंस खोजेंगे, कौन सा सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है इसको ध्यान दो। नेक्स्ट मूव करो एक्टिव वॉइस में। अब एक्टिव वॉइस में जो आंसर देना है तो वो तो डी ही जाएगा ना। दीज हंटर्स हैव बीन सेव्ड, सॉरी। लुक्रेटिव का तुमसे सिनोनिम पूछ रहा है और लुक्रेटिव का मतलब होता है वेरी प्रॉफिटेबल, जिसमें आमदनी का बहुत ज्यादा मात्रा आता है। नेक्स्ट, हजार्डस का एंटोनिम, और हजार्डस का मतलब होता है रिस्की, ये उसका सिनोनिम होता है। एक और चीज जानिएगा कि जब आपसे एंटोनिम पूछता है तो उसके चार में से एक ऑप्शन में उसका सिनोनिम भी मिलता है, वो रहता है हमेशा, ताकि अगर आपके दिमाग से हट जाए कि आपको सिनोनिम चुनना है कि एंटोनिम चुनना है तो आप सिनोनिम चुन सकते हो, और इसकी का उल्टा तो सेफ ही होगा। नेक्स्ट, स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मीनिंग आपसे पूछ रहा है, और स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है कि मैंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो उपस्थित सारे लोगों पे लागू हो रहा है, किसी को मैंने एक्सेप्शन में नहीं लिया, और दैट इज कॉल्ड जनरलाइज स्टेटमेंट। एक जनरलाइज स्टेटमेंट था। सेंटेंस के मीनिंग से थॉटलेस, रैश, अनप्रीमेडिटेटेड, बिना पहले से, अनप्रीमेडिटेटेड मतलब बिना पहले से सोचे हुए, ये सारे स्वीपिंग स्टेटमेंट के नहीं होंगे। स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब जनरलाइज स्टेटमेंट था ये। नेक्स्ट, आई डिड नॉट कमिट दिस जॉब का, यही जाएगा ना, he had not committed this crime, तो that crime हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इस सेंटेंस को देखो फिलर में, द सुपरवाइजर, ध्यान देना इस वर्ड पे, सुपरवाइजर जिसका काम होता है निगरानी करना, सुपरवाइज करना, तो वो तो क्लाइंबिंग द न्यूली मेड एजेस, जो नए नए कोने बने थे, किनारे बने थे, ठीक है, जब वो गिर पड़ा तो वो तो जांच ही करेगा ना, वो सर्च तो नहीं करेगा, सुपरवाइजर है तो जांच करेगा, इंस्पेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास पैसिव में दिया हुआ है और एक्टिव में देना है, तो यही बनेगा, दैट वाज नॉट। अब आपके इसमें फास्ट का कौन सा मीनिंग होता है, एंड दैट इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तेजी से, क्योंकि बाय एंड बाय डिग्रीज का मतलब ग्रेजुअली, क्रमशः, धीरे धीरे करके, एंड एट लार्ज का मतलब इन जनरल। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है इन जनरल, पीपुल एट लार्ज, या अगर किसी आदमी को बोलें कि ही इज क्रिमिनल एट लार्ज तो पुलिस के पकड़ से भागा हुआ मुजरिम। एट लार्ज का दो मीनिंग, या तो आम, जैसे आम जनता, या फिर पुलिस के पकड़ से भागा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनरिच का एंटोनिम चाहिए, तो इनरिच का तो समृद्ध बनाना, तो उल्टा इम्पोवरिश,
गरीब बना देना। आई विल डू इट नाउ और नेवर। अच्छा, नाउ का तो देन बनता है ना, आपको पता होगा कि अगर यहां का वर्ब पास्ट में है तो एडवर्ब नाउ को हमको देन बनाना है, और देन सिर्फ एक ही में है। गेटिंग? नेक्स्ट प्लीज, फिल करके देखो। अम्बलिन फाइनली गिव अप द आर्गुमेंट एज शी फाउंड, उसने अपने सारे आर्गुमेंट को छोड़ दिया, बिकॉज शी फाउंड ऑल हर एफर्ट्स एट कन्विंसिंग हिम, कि उसका सारा प्रयास उस आदमी को कन्विंस करने का, उसने अपना आर्गुमेंट छोड़ दिया, तो उसके सारे प्रयास बेकार जा रहे थे, फ्यूटाइल थे। नेक्स्ट, इनकरेक्टली एक्सपेल्ड, तो स्कल्प्टर का यहां पे ओ होता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, सेंटेंस अरेंजमेंट अगेन एक बार और। स्ट्रेस कैन नॉट बी अवॉइडेड, फोर्थ सेंटेंस, एंड आवर स्ट्रेस लेवल इज नेवर एट जीरो। हमारा स्ट्रेस लेवल कभी जीरो नहीं होता और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो अभी अगर देखो तो आर नंबर को मैं अभी बना नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, जो लोग बोल रहे थे सेंटेंस अरेंजमेंट को। आर नंबर में लिखा हुआ है बिसाइड्स द फैक्ट दैट, इसके अलावे कि स्ट्रेस इज अनअवॉइडेबल, तो तुम्हारा आर जो आएगा वो तो S4 के बाद आएगा, क्योंकि ये लिख रहा है कि इस तथ्य के अलावे कि स्ट्रेस अनअवॉइडेबल है, और यहां लिखा है स्ट्रेस को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो आर को तो S4 के बाद रखना होगा, तो कहीं भी अगर आर जा रहा है तो वो कट जाएगा। एंड आप अभी देखो, वी आर ऑलवेज अंडर द स्ट्रेस एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, जब तक हम जिंदा हैं हम स्ट्रेस में रहते हैं। अब इसके साथ में जो सेंटेंस जा रहे हैं वो आप जरा देखिए, कभी कभी स्ट्रेस स्मॉल होता है, कभी कभी बड़ा ज्यादा होता है, एस, क्योंकि यहां पे लिखा है अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो पहले एक और एस्पेक्ट बता लो फिर अनदर इंपॉर्टेंट बताना। सेंटेंस अरेंजमेंट में यही छोटी छोटी चीजें काम करती हैं, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो पहले तो ये स्टेटमेंट स्टार्टिंग था, ये एस्पेक्ट नहीं है, एस्पेक्ट ये था कि स्ट्रेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। सो पी भी तुम्हारा नहीं जाने का है। अब तुम्हारे को देखना है कि एस क्यू या क्यू एस, और क्यू में लिखा हुआ है बट एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव वी आर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हम स्ट्रेस से कर रहे हैं। मैं यहां लिख सकता हूं, लेकिन क्या यहां मैं बट डाल सकता हूं? बट तो नहीं डाल सकता ना, क्योंकि ये सेम स्टेटमेंट दोनों है। हम ऐसे तो बोल सकते थे कि जब तक कभी स्ट्रेस ज्यादा होता है, कभी कभी छोटा होता है, कभी ज्यादा होता है, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम स्ट्रेस को झेलते रहेंगे। अब उसके बाद में स्ट्रेस को अवॉइड नहीं किया जा सकता, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि इस स्ट्रेस पे हम स्टीरियोटाइप्ड रिएक्शन देते हैं। हमेशा सेंटेंस अरेंजमेंट में क्लू खोजने की कोशिश करो जो किसी और सेंटेंस के साथ वो बैठा दे। नेक्स्ट, आप जरा देखो तो तुम्हारे इस क्वेश्चन में यहां पे लगा हुआ है ऑल्दो। ऑल्दो से अगर ऐसे लिखा हुआ है तो पीछे के सेंटेंस को वो काट रहा है, तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। मोर ओवर रखा हुआ है तो पीछे के सेंटेंस से एक और थॉट जोड़ रहा है। कंजंक्शन सेंटेंस बनाने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन वो कंजंक्शन का अर्थ नहीं चाहिए, उसका फंक्शन चाहिए होता है। कंजंक्शन का फंक्शन क्या होता है? और तुम्हारा बी फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं जाने का है, एज वी ऑल नो, जैसा हम सबको जानते हैं, देयर इज स्टिल शॉर्टेज ऑफ, सो सी तुम्हारा पहला जाएगा। हम ये चुन लेते हैं, आराम से ये बन रहा है, पहले ही सेंटेंस के चुनने से मिल जा रहा है। OWS, ओनवर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्लेसिंग थिंग बिसाइड अनदर, एक चीज को दूसरे चीज के बगल में रखना,
एंड दैट इज कॉल्ड जक्स्टापोज। अगल बगल में दो चीजों को रखना कंपेयर करने के लिए, अंतर बताने के लिए। नेक्स्ट, कॉमन एरर। इस सेंटेंस में वर्ब यहां है तो सब्जेक्ट यहां है और आइदर सिंगुलर होता है, सो ये लीड्स होगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा नरेशन, और नरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल तो होता नहीं है, मैं आंसर बी दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। अब अगर सेंटेंस में पास्ट को बताने वाला कोई वर्ड लगा है, वर्ड, फ्रेज, जिसको टाइम एडवर्ब कहते हैं, अगर वो लगा हुआ है पास्ट को बताने वाला, तो वर्ब हमेशा पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा, परफेक्ट से भी नहीं बनेगा। अगर यहां हैड भी होता ना तो वो गलत होता। यहां सीधा हैव को हटा देना है, आई पास्ट, इसके चलते ये नहीं रहा होता, सेंटेंस सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, 21 नंबर में आप जरा ध्यान दीजिए। अगर आप इसमें ए बी सी डी, इसमें थोड़ा सा अ बिट कंफ्यूजिंग था, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ए और बी का आपस में कनेक्शन है। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। द इन्वेस्टिगेशन, ये पहला सेंटेंस नहीं होगा, आप ये ध्यान रखिएगा कि पहला सेंटेंस में अगर आप होगा नहीं होगा, पहले मिलाते हैं हम लोग। द इन्वेस्टिगेशन वॉज कन्फाइंड टू मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स इन द एरिया। इन्वेस्टिगेशन को कन्फाइंड, सीमित कर दिया गया था सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जितनी थी, एंड जो जुड़े हुए थे माइनिंग से, क्वेरिंग से, कंस्ट्रक्शन से, ट्रांसपोर्ट से, ट्रेड से एंड कॉमर्स से, वेयर एक्सक्लूडेड, वो उनको हटा दिया गया था, उनको नई इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया था। तो ए के साथ तो बी का तो कनेक्शन बैठ ही रहा है, इन्वेस्टिगेशन को यहीं तक सीमित रखा गया, इनको उससे अलग रखा गया था। तो ए और बी यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस वो होगा। ऐसे देखने पे नहीं लग रहा था कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था, लेकिन ए बी को अगर तुम बैठाते हो, यही दिक्कत होती है कि फर्स्ट सेंटेंस को चुनने में। यहां का जो सेंटेंस था वो आपके नॉर्मल अप्रोच में फर्स्ट नहीं आता, आप कुछ और चुनते। नेक्स्ट, एक और सेंटेंस अरेंजमेंट आप देखिए, एंड उसमें आप जरा देखो, डी बी ए बी। अब मेरा सी तो नहीं है, लेकिन सी को ध्यान दो, द टाइटनेस ऑफ अ डिसीजन लार्जली डिपेंड्स अपॉन, डिसीजन का टाइटनेस इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मैनेजर ने सही व्यक्ति को सही जगह पे तरीके से इस्तेमाल किया है, और अगर वो राइट पर्सन को राइट प्लेस पे यूज नहीं करता तो उसके लिए बड़ा महंगा साबित होगा। तो आपका ये और ये, सी और ए आपस में तो जुड़ा हुआ है। अब अगर हम सी और ए देखें तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यही मैं बार बार सेंटेंस अरेंजमेंट में बोल रहा हूं कि जब आप पढ़ते हो तो दो सेंटेंस का थॉट आपस में जुड़ा हुआ है, वो सेंटेंसेस खोजो, उन सेंटेंसेस को खोजो आप। ब्रियंड appeared to be in a dash mood and was deep in thought। वो विचारों में डूबा हुआ था। कैसा मूड? ट्रबल्ड मूड होता नहीं, अनयूजुअल, ये पेंसिव होता है जब आप उदास होते हो और विचारों में डूबे होते हो, ऐसे मूड को पेंसिव कहा जाता है। डिल्बर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इट वुड नॉट बी, उसके लिए वहां जाना अभी ठीक नहीं रहेगा, और वो एडविजिबल है।
उसके लिए ये सलाह देने वाली मतलब नहीं है, वो सही नहीं रहेगा। एडविजिबल जब होता है ना, तो ये इट इज एडविजिबल टू यू, ये काम करना आपके लिए सही है। अगला सेंटेंस, दे से दैट, तो इट इज सेड तो होगा ही, और आगे में लिखा हुआ है लिविंग बींग्स, और यहां पे क्या हुआ, देयर पीपल लिविंग। सो तुम्हारा ये चला जाएगा आंसर, OWS, to throw or drop unnecessary goods or fuel from a ship and aircraft, unnecessary चीजों को बाहर फेंक देना, और वो होता है जेटिसन। वॉली, किसी चीज का बौछार करना। इंथ्रॉल, किसी को रोमांचित करना, थ्रिल कर देना। एंड कैप्साइज, किसी बोट आदि का डूबना। बोट आदि डूबे तो दैट कैप्साइज, द बोट कैप्साइज। अब यहां पे देखो, द मेन जम्प्ड, अभी आप ध्यान दो, तो यहां दे लगा हुआ है, यहां दे लगा हुआ है, तो मेन तो पहले आएगा ना, उन्हीं के लिए दे लगा हुआ है ना, तो आप आंख बंद करके ए को पहले ले ही सकते हो। आप सी को नहीं ले सकते, क्योंकि सी में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हम दे लगा सकें इंसानों के लिए, क्योंकि सी के बाद यहां पे बी डाला हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, द वाटर गर्गल्ड आउट एंड डाइंग एम्बर्स हिस्ड एंड सेंट अप लिटिल कर्ल्स ऑफ वेपर। वो कुछ है ही नहीं, एक तो सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन दे जो लोग होने चाहिए थे वो कहीं नहीं है, तो यहां दे को आप सीधे मैन से जोड़ के, द मैन से आप आंसर बना सकते हो। एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, और क्यों मैंने डिक्लाइन दिया है, आप जरा लॉजिक समझो। आप में से जो लोग बनाए होंगे उन्होंने डिनाई दिया होगा। देखो, डिनाई का दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग होता है किसी बात का खंडन करना। हम आपसे कोई बात बोले कि आपने ऐसा किया है, किसी बात की सच्चाई को काटना कि नहीं भाई ये बात सही नहीं है, आरोप का, अफवाह का खंडन करने को डिनाई कहा जाता है। और दूसरा होता है जब हम किसी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दें। पुअर पीपल आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू गेट देमसेल्व्स एजुकेटेड। द पुअर पीपल आर डिनाइड। डिनाई का दो ही मीनिंग होता है, इसीलिए डिनाई का मतलब मना करने का मीनिंग नहीं होता है। रिफ्यूज वाला मीनिंग डिनाई का नहीं होता है। रिफ्यूज कोई काम करने के लिए, और डिक्लाइन का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग अस्वीकार कर देना, और दूसरा मीनिंग पतन होना। अभी आप देखो, जब ओनर ने टी ऑफर किया तो प्यून ने मना कर दिया। डिनाई नहीं कर सकता वो चाय को, ऑफर को वो डिसओबे नहीं करेगा, ओबे आज्ञा के लिए लगता है। सो आपका डिनाई वर्ड को ध्यान रखिएगा, इसीलिए डिनाई को का सिनोनिम रिफ्यूट, रिबट ये होता है। रिफ्यूट और रिबट, नॉट रिफ्यूज। नेक्स्ट, शी वॉज वन ऑफ द चीफ डैश समर्थक, एंड दैट इज प्रोटेगनिस्ट। फैसिलिटेटर, जो किसी काम को आसान करे, सुविधा दे, उसको फैसिलिटेटर कहा जाता है। प्रमोटर, जो किसी प्रोडक्ट आदि को, कंपनी आदि को प्रमोट करे। ऑर्गेनाइजर, राइट्स के, वुमेन, औरतों के अधिकार का कोई प्रमोटर नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइजर नहीं हो सकता, प्रोटेगोनिस्ट हो सकता है, उसके पक्ष में आवाज उठाने वाला। क्वेश्चन आसान था। द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन इज इजी टू आंसर। सॉरी, आई बेग योर पार्डन, मेरा आंसर गलत है। थर्टी का आंसर ए है, ध्यान दीजिए। गलती से प्रिंट हो गया है। इजी
टू आंसर होता, आंसर्ड नहीं है, आंसर नहीं, टू के बाद तो V1 लगेगा ना, और वहां V1 नहीं है, ईडी लगा हुआ है, तो ऑक्सिलरी वर्ब यहां, मेन वर्ब वहां, प्रिंसिपल वर्ब वहां, पैसिव वॉइस में, और उन दोनों के बीच में एक एडवर्ब ही डाला जा सकता है। आगे इन द प्रोसेस, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 32 में, बट दे फेल टू डैश दैट हिस्ट्री कैन नॉट बी डिसमेंबर्ड। डिसमेंबर का मतलब तोड़ना, हिस्ट्री को का विखंडन नहीं किया जा सकता है। अब मेमोराइज मतलब होता है किसी चीज को रट के याद करना, जबकि रिकलेक्ट और रिकॉल का मतलब होता है किसी पुरानी बात को याद करना। ये रट कर किसी चीज को मेमोराइज, आप जो वर्ड करते हो वो मेमोराइज करते हो, लेकिन आप पहले किसी बात को याद रखते हो अपने दिमाग में, तो वो यू आर रिकॉलिंग इट। वो इस बात को भूल जाते हैं, भूल जाना याद रखने का उल्टा, क्योंकि फेल लगा हुआ है, कि हिस्ट्री को तोड़ा नहीं जा सकता। इट कॉन्स्टेंटली नजर्स टू रिकलेक्ट पास्ट स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा बनाया हुआ कंप्रिहेंशन आपने पढ़ा होगा, आंसर में आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ था। द ईओसी मस्ट हैव बीन अ, ईओसी क्या रहा होगा, जिसके बारे में बात कर रहा है यहां पे। और आपको मैं अगर दिखाऊं कि ईओसी के बारे में जो भी तुमको आइडिया लग रहा है, देखो हो सकता है कि तुम्हारे को ये लगे कि ये टोर्नाडो फोरकास्टिंग सिस्टम हो, जिसमें या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो जो अनुमान लगाती है मौसम का, लेकिन आपके पास इस पैसेज में ध्यान रखिएगा कि उससे जुड़े हुए या फिर कोई चीज जो खतरा, जो टोर्नाडो आ रहा था, तूफान आ रहा था, उसका सामना करने के लिए, और जो लोकल यहां पे काम करने वाले लोग जो इससे जुड़े हुए थे, मतलब ये कि ये डिजास्टर के मैनेजमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन था, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन था, नॉट दैट सिर्फ फोरकास्टिंग करना था। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से लोग इनफॉर्मल ऑब्जर्वर ऑफ टोर्नाडोज नहीं थे, जो कि टोर्नाडो को देख के पता लगाते थे? कौन कौन से लोग, कौन सा लोग उसमें नहीं थे? और अगर आप ध्यान दो तो ऑगमेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन, एक तो कि तुम्हारा हैम रेडियो ऑपरेटर्स थे, ऑगमेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन वेयर रिपोर्ट्स फ्रॉम hundreds of municipal workers throughout the area, including firefighters, police, rescue and highway crews and sanitation workers। मतलब किसी डिपार्टमेंट के जुड़े हुए लोग थे जो ऑब्जर्वर्स इनको माना जाता था, और वो लोकल इनहेबिटेंट्स नहीं थे। Why were eyewitnesses indispensable in tornado forecast? Because the latter, क्यों पूछ रहा है कि टोर्नाडो के का पता लगाने के लिए क्यों ये जरूरी है, आई विटनेस क्यों जरूरी है? और इस सेंटेंस को पढ़िए, गिवन द अटरली कैप्रेसियस नेचर ऑफ टोर्नाडोज, जरा समझिएगा, कंप्लीटली कैप्रिसियस, कैप्रिसियस होता है मनमौजी, कब क्या करेगा वो उसके बारे में नहीं बोला जा सकता, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। टोर्नाडो का नेचर कंप्लीटली कैप्रिसियस था। द ओनली वे फॉर ऑफिशियल्स टू नो व्हेन वन टच डाउन वाज बाय एन आई विटनेस रिपोर्ट। तो एक ही चीज था कि सिर्फ आई विटनेस ही बता सकते थे
कि ये कब हिट करेगा, क्योंकि इसका नेचर बहुत कैप्रिसियस है। कब कहां कैसे होगा, और कैप्रिसियस नेचर का मतलब वो सेट रूल फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट 37 में कौन सा डेफिनेटली ट्रू नहीं है, और ये ओडैम थे, वो उस लोकल सेंटर के इंचार्ज थे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। बाकी और सब चीज आपका है। वो उनको मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ काम करने में लगता था, ये सारा आपके पास मिल जाएगा। बस ये तो किसी और का आ गया है, ये सारा मिल जाएगा, लेकिन ये कि वो इंचार्ज थे, ये तुमको नहीं मिलेगा कहीं भी। नेक्स्ट, according to the passage, man values his possessions more than his life. मनुष्य अपनी संपत्ति को अपने जिंदगी से भी ज्यादा महत्व देता है। क्यों? पैसेज में एक जगह लिखा हुआ था, एक्सपीरियंस शोज दैट man values his possessions even more than his life, because in the former, मतलब अपने प्रॉपर्टी में, he sees the means for perpetuation and survival through his descendants even after his body is reduced to ashes. उसके मरने के बाद भी वो देखता है कि उसकी संपत्ति के थ्रू उसका नाम आगे चल रहा है। और अगर आप देखें कि वो ऑप्शन कहां है, तो आप देख लीजिए, थ्रू पोजेशंस ही कैन प्रिजर्व हिज नेम इवन आफ्टर हिज डेथ। आराम से आपका दिखाई पड़ रहा है। एमेलिरेशन का मतलब होता है स्थिति में सुधार करना, और उसका उल्टा स्थिति का और बुरा होना। एमेलिरेशन इसका सिनोनिम, बेटरमेंट उसका सिनोनिम हो जाएगा। According to the passage, Gandhian social order cannot be established without, गांधी जी ने सोचा था जो सोशल ऑर्डर, वो नहीं एस्टैब्लिश किया जा सकता है इसके बिना। The new order cannot be established without radically changing man's mind and attitude towards property. बिना मनुष्य के विचारों को रेडिकली बदले हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ धनी का नहीं, किसी का भी प्रॉपर्टी के प्रति जो एटीट्यूड और माइंड है, एंड एट सम स्टेज और द अदर, अगर किसी स्टेज पर आगे में द हैव्स, जो धनी हैं, हैव टू यील्ड प्लेस टू द हैव नॉट्स, उनको अपना स्थान गरीबों को देना होगा। और ये आप अगर ध्यान दो तो ये अटेनिंग इक्वालिटी विदाउट चेंजिंग एटीट्यूड, सिर्फ प्रिविलेज क्लास का एटीट्यूड नहीं, मनुष्य का एटीट्यूड। इसलिए आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, संपत्ति के प्रति मनुष्य का एटीट्यूड बदलने के लिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ट्रू इगैलिटेरियनिज्म, ये कभी कभार वन वर्ड सब्जेक्ट में पूछा है। इगैलिटेरियनिज्म होता है जहां पे सारे लोगों को एक समान माना जाता है, एक ऐसा सोशल ऑर्डर जिसमें सब लोग एक समान माने जाते हैं। गांधी जी ने ऐसा एक सिचुएशन सोचा था। वो टिकेगा, इगैलिटेरिज्म तब टिकेगा जब ये लोगों पे जबरदस्ती थोपा जाए, ये सच्चाई और नॉन वायलेंस पे हो, लोग स्पिरिचुअल वैल्यू दें। नहीं, देखिएगा, आप इगैलिटेरियनिज्म जहां लिखा हुआ है उस जगह पे आप जरा ध्यान दीजिए।
बोला है टिकने के लिए। वी हैव सीन इन आवर टाइम अटेम्प्ट टू अचीव अ काइंड ऑफ एग्लिटेरियन सोसाइटी, हमने देखा है कि हमने अचीव करने की कोशिश की है। एंड द पिक्चर ऑफ इट इन द एक्शन वाज सॉरी हाँ, बट दिस वाज डन बाय एंड लार्ज बाय द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, बट उसको जबरदस्ती अप्रोच वो लाया गया था। पहला तो ये, दूसरा दिस इनफोर्स्ड इगैलिटेरिज्म, ये जो जबरदस्ती का इगैलिटेरिज्म लागू किया गया था, कंटेन्स इन इट्स बुजम द सीड ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, ये जबरदस्ती के इगैलिटेरिज्म में खुद ही बीज था कि ये बर्बाद हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये टिकेगा नहीं। और उसके लिए उन्होंने लिखा था इफ इगैलिटेरिज्म इज टू इंड्योर, अगर इसको टिकना है, इगैलिटेरियनिज्म को टिकना है, इट हैज टू बी बेस्ड नॉट ऑन द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम मटेरियल गुड्स वेदर बाय फ्यू और बाय ऑल, बट ऑन, किस पे टिकना है, वॉलंटरी, इच्छा से, इनलाइटेंड, सोच समझकर, रिनंसिएशन, त्याग, मतलब स्वेच्छा से त्याग करना, डिनाइंग वन सेल्फ व्हाट कैन नॉट बी शेयर्ड, और अपने को मतलब अपनी इच्छा से अगर हम चीजों को त्याग करते हैं, जो धनी लोग हैं, तो इगैलिटेरिज्म हो सकता है, और वो कहीं नहीं था। नेक्स्ट, ऑपोजिट मीनिंग स्पर का, दैट द स्टूडेंट विल बी स्पर्ड टू वर्क डबली हार्ड। स्पर्ड का मतलब प्रोत्साहित होगा, मोटिवेटेड होगा, यहां पे हटा के मोटिवेटेड कर दो तो भी चलेगा, और उसका उल्टा तो डिप्रेस चला जाएगा। गुड न्यूज क्या है पेरेंट्स के लिए, नाउ द सीबीएसई हैज स्टेप्ड इन एंड पुट द ब्रेक्स ऑन। वो जो कि जो स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाता था, अब सीबीएसई ने उस पर रोक लगाया है, और वो तुम्हारे डी में है, क्योंकि स्टूडेंट्स से सुसाइड का भी केस मिल रहा था। नेक्स्ट, स्कूल वांटेड टू इन्फोर्स परफॉर्मेंस इन डिपार्टमेंट, वो क्यों इस चीज को इन्फोर्स कर रहे थे, और आप जरा ध्यान दो तो स्कूल क्यों कर रहे थे परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट, वाइल स्कूल लॉजिक इज दैट in order to attract talented students, ताकि टैलेंटेड स्टूडेंट्स उनके यहां आए, अगर रिजल्ट बहुत अच्छा होगा तो। अब आप ध्यान दो कि आपका बी जाएगा। और रेप्लिकेट का मीनिंग, एजम्पशन की a student faring poorly at the pre board, अगर वो उसका प्री बोर्ड में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो वो बोर्ड में के एग्जामिनेशन में भी इसको रिपीट करेगा, जबकि ऐसा हो सकता है कि वो दुगना मेहनत करने के लिए प्रेरित हो जाए। रिपीट करना और रिपीट करने का, वो उसको रिपीट कर देगा। सो आपने अभी देखा क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, अच्छे लेवल पे थे। अब आपके पास, अगर ध्यान से समझिएगा कि अगर आप इस लेवल पे यहां पे जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप बना रहे हो, तो आपका स्ट्रगल तब आएगा जब आपके लिए OWS, इडियम, फ्रेजेज कुछ नए हों। आपको वो वर्ड के लेवल पे ही पकड़ सकता है और कहीं नहीं पकड़ सकता वो। और अगर वर्ड्स नए आए तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ आपके लिए नए नहीं हैं, वो परीक्षा में बैठने वाले सबके लिए नए हैं। सो डू नॉट बॉदर अबाउट द न्यू वर्ड्स, डू नॉट ट्राई टू कवर देम अप, जस्ट बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ।
आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और अगर इस लेवल पे काम कर रहे हो तो अब आपको पकड़ने के लिए वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेज, अननोन, अनकॉमन देने होंगे, और वो तुम्हारा सबके लिए अनकॉमन होगा, तो सब लोग उसमें स्ट्रगल करेगा, नॉट जस्ट यू अलोन। सो इन क्वेश्चंस पे परफॉर्मेंस अपना अच्छा रखने की कोशिश करो। सी विद द नेक्स्ट सेट। थैंक यू सो मच।